बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। तो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज बैक्टीरियल राइबोसोम्स और मेसोसोम्स। बेसिकली आज फिर हम दो छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे इस लेक्चर वीडियो में। आज हमने देखना है बैक्टीरियल राइबोसोम्स कैसे होते हैं और बैक्टीरियल मेसोसोम्स क्या होते हैं। बेसिकली ये बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब राइबोसोम जो है वो हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस किया जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम था। आज क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स को स्टडी कर रहे हैं, आपको पता है जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो जो बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल है उसका राइबोसोम्स आज हम डिस्कस करेंगे। उनका जो स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक राइबोसोम से कैसे डिफरेंट है, उनकी क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है, इन दोनों स्ट्रक्चर की कंपोजिशन, फंक्शन और इंपॉर्टेंस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट और वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल राइबोसोम। बेसिकली स्ट्रक्चर में ये मिलता जुलता है यूकैरियोटिक राइबोसोम से, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इसीलिए यूकैरियोटिक राइबोसोम से थोड़ा डिफरेंट होता है। किन किन वे से डिफरेंट होता है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये पहली बात कि ये यूकैरियोटिक राइबोसोम से साइज में छोटे होते हैं। अब आपको पता है कि एक तो प्रोकैरियोटिक सेल का खुद का साइज छोटा होता है, यही वजह है कि उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस का साइज भी छोटा होगा। यही वजह है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है या बैक्टीरियल राइबोसोम है वो स्मॉलर होते हैं देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, अच्छा इनकी कंपोजिशन तकरीबन सेम है, मतलब कि इनकी जो कंपोजिशन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की वो यूकैरियोटिक राइबोसोम जैसी है। मतलब कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं उनमें भी आरएनए मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो भी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसकी अटैचमेंट की बात करें या लोकेशन की बात करें तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है उनके साथ लूजली अटैच होते हैं। अब आपको पता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने पीछे भी बताया जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ इनकी अटैचमेंट देखें तो बड़ी लूजली सी है। उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है वो रैप किए होते हैं या आप कह सकते हैं लूजली वहाँ अटैच होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम इनकी नंबर की बात करें तो अगर हेल्दी ग्रोइंग सेल है ना, बैक्टीरियल सेल हेल्दी है और ग्रोइंग है, तो उसके अंदर बात करें अगर हम राइबोसोम के नंबर की तो वो थाउजेंड ऑफ राइबोसोम्स उस सेल में मौजूद होते हैं। क्लियर है। कुछ पॉइंट्स थे। उसके साथ साथ आज का हम स्ट्रक्चर देखते हैं राइबोसोम का भी ये। अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में भी दो सब यूनिट्स आ जाते हैं जैसा कि यूकैरियोटिक राइबोसोम में थे। मतलब कि एक लार्जर सब यूनिट है जो आपको ऊपर नजर आ रहा है और एक जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है जो आपको नीचे नजर आ रहा है। अब यहाँ समझें जो लार्जर सब यूनिट है वो मैं आपको नेक्स्ट इसका नंबर भी बताऊंगी कि जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s का होगा, स्मॉलर 30s का होगा। अब आपको देख सकते हैं ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरियल राइबोसोम का है। ये अमाइनो एसिड है और ये जो आपको ट्रांसफर आरएनए लेके जा रहा है, ये कोड कर रहा है, मैसेंजर आरएनए उसको कोड कर रहा है और ये जो है वो सीक्वेंस में प्रोटीन तैयार कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इनका काम होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्री है। सो यूकैरियोटिक सेल में भी ये प्रोटीन फैक्ट्री के तौर पे एक्ट करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये प्रोटीन फैक्ट्री के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वहां से इनकी कुछ डिटेल देखते हैं। सबसे पहले राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने पीछे दिखा भी दिया। राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो दो सब यूनिट्स इसमें होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट होता है। अगर हम लार्जर सब यूनिट की बात करें तो वो 30s का होता है। अब ऐसा आपको पता है कि ये स्वेडबर्ग का साइन है एस, और आपको पता है सेडिमेंटेशन रेट, और पीछे हमने इसकी पूरी डिटेल 4th चैप्टर में डिस्कस की थी कि जैसे उसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखते हुए एस का यूनिट यूज किया तो वो ये एस है। क्लियर है। अब जो लार्जर सब यूनिट की बात करें तो 50s का होता है, जबकि स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो वो 30s पे सेडिमेंटेशन हो जाती है उसकी, सेडिमेंट्स का वो जो यूनिट है। अब वो कहते हैं कि कंप्लीट राइबोसोम के बैक्टीरिया की सेडिमेंट्स की बात करें तो वो 70s है। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि मैम 30 प्लस 50 तो 80 होता है बट यहाँ 70। तो यहाँ हम मैथ वालों से थोड़ा सा कंट्रोडिक्ट करते हैं। मैथ वाले से इसलिए कंट्रोडिक्ट करते हैं क्योंकि मैथ के हिसाब से 50 प्लस 30 जो है वो 80 होता है, बट बायो की जुबान में ये 70 ऐसी होता है। भाई कैसे होता है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहने का मतलब है कि ये बायो की जुबान ये 70s होता है, मैथ की रिलेटेड ये 80s होता है। लेकिन खैर हम क्योंकि मैथ नहीं पढ़े, हम बायो डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि जो लार्जर सब यूनिट है वो स्मॉलर सब यूनिट को मिलकर 70s ये स्वेडबर्ग का यूनिट बनता है। उसके साथ साथ हमने इसकी अटैचमेंट की बात करनी है। आपको पता है कि जब ट्रांसफर आरएनए
प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है, मैसेंजर आरएनए उसको कोड कर रहा होता है, ये सारा जो प्रोसेस हमने पीछे प्रोटीन फैक्ट्री का पढ़ा था। तो कहते हैं कि उसको पीछे आ जाए, लेकिन जब ये मैसेंजर लेके आ रहा होता है, यहाँ मैसेज को रीड आउट करके फिर वहाँ प्रोटीन और उसके रिलेटेड आप कह सकते हैं कोडोन्स ऐड करके जब प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, तो बेसिकली ये जो अटैचमेंट होती है लार्जर सब यूनिट की स्मॉलर सब यूनिट से, जब ये अटैच होंगे तभी तो प्रोटीन फैक्ट्री के तौर पर एक्ट करेंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो कहते हैं कि इन दोनों सब यूनिट को अटैचमेंट के लिए, जोड़ने के लिए एक आप कह सकते हैं कि आयन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और वो आयन होता है मैग्नीशियम आयन। तो जो मैग्नीशियम आयन है उसकी प्रेजेंस जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि जो राइबोसोम के दोनों सब यूनिट हैं उनको अटैचमेंट के लिए, ये दोनों जो है कि आपस में अटैच हो जाएं। जब लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होगा, और ये हेल्प किसकी हेल्प से अटैच होगा, हमने कहा ये मैग्नीशियम आयन जो कि स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। मैग्नीशियम आयन जब लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम को अटैच करेगा, तभी तो वो मैसेज को रीड आउट करके वो जो है वो स्पेसिफिक कोडोन्स को देखते हुए कि उसके रिलेटेड कोडोन्स को ऐड करके प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। तो इस डिटेल में हम नहीं पढ़ते कि कैसे वो होता है सारा प्रोसीजर, फिलहाल हमने स्ट्रक्चर देखना और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ अगर हम फंक्शन की बात करें, तो जो फंक्शन है, अगर हम बात करें बैक्टीरियल राइबोसोम की, तो जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ये यूकैरियोटिक राइबोसोम की तरह ये प्रोटीन फैक्ट्री है, क्योंकि इन्होंने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के तौर पे एक्ट करना होता है, मतलब कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हैं। आई होप आपको बैक्टीरियल राइबोसोम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वहां से अब हमने इनका सेकंड पोर्शन स्टार्ट करना है आज के टॉपिक का, और वो ये है कि मीजोजोम्स क्या होते हैं। अब मीजोजोम की बात करें तो मीजोजोम जो है अगेन ये एक बैक्टीरियल ऑर्गेनेली है और बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होगी। अब कैसे है, अब आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझें और फिर उसके बाद जो है वो इनकी डिटेल डिस्कस करें। अब आप ये सेल वॉल देख सकते हैं कि डार्क पिंकिश पोर्शन जो आपको थोड़ा थिक नजर आ रहा है वो सेल वॉल है। उन्होंने वहाँ जो है वो उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। मैं आपको मजीद हाईलाइटर ऑन करके बता भी देती हूँ। देखिए ये जो आपको थिक सा पोर्शन नजर आ रहा है ये सेल वॉल है। उसके बाद आप ये जो बारीक सी थिन लेयर नजर आ रही है आपको, ये बारीक सी थिन लेयर जो आप यहाँ तक जो है वो ओलेंगेट है या आप कह सकते हैं जा रही है या वहाँ घेरी हुई है जगह, उसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तौर पे लेबल किया है। तो ये सेल वॉल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही इनफोल्डिंग्स देखी गई, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट कर जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, कवर हो जाएगा और एक नया स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो जाएगा। उस स्ट्रक्चर को हम मीजोजोम्स बोलते हैं। अच्छा याद करें, जब मैंने आपको बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं। सेम इज द केस विद मीजोजोम का जो मीजोजोम का स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा ही है कि जो मीजोजोम के ऊपर मौजूद जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया को हेल्प आउट कर रहे हैं। बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन ही है, बस इन्होंने शेप डिफरेंट ले ली है जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंट नाम देके इसको हम लेबल करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मीजोजोम है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन हो गया, काफी सारा पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज जो सेल मेम्ब्रेन है ना, बेसिकली बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है और इन्वेजिनेट्स इनटू साइटोप्लाज्म। देखिए बाहर की तरफ नहीं इन्वेजिनेट करती, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म वाली साइड की तरफ इन्वेजिनेट करती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है और उसको मुड़ने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और उस स्ट्रक्चर को हम मीजोजोम बोलते हैं। क्लियर है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही होता है, बट वो सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म की तरफ जब इन्वेजिनेट कर जाएगी और वो गुठू मुठू स्ट्रक्चर, रफ सा स्ट्रक्चर हमें देती है, उस रफ अपीयरेंस को या आप कह सकते हैं उस सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेटेड रफ सरफेस को हम मीजोजोम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इज कि जब मीजोजोम की बात करें तो मीजोजोम जो है वो कुछ शेप्स रखता है। कुछ मीजोजोम जो है वो वेजिकल्स की शक्ल लेता है। वेजिकल कहते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर, अगर तो वो छाले नुमा या उबला टाइप जो आप कह सकते हैं छाले नुमा, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना, ये छाले नुमा स्ट्रक्चर है, मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर है, तो इसको हम वेजिकल बोलते हैं। अगर तो सेल मेम्ब्रेन काफी इलोंगेटेड, अगर मैं यहाँ से आपको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ कि वो इस तरह की अगर इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर देता है मीजोजोम, तो उसको हम उस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम या नालीनुमा स्ट्रक्चर को हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। या मीजोजोम का जो स्ट्रक्चर है जो इस फॉर्म में होगा, ट्यूब फॉर्म में होगा, तो उसको हम ट्यूब या ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में उसको हम बोलते हैं, लेबल करते हैं। अच्छा लैमेलिस की बात करें तो ये भी अगेन बारीक पतली सी लैमिला लाइक जो है वो स्ट्रक्चर अपीयरेंस रखता है, जिसको हम मीजोजोम के कुछ डिफरेंट शेप्स बोलते हैं। तो ये मीजोजोम की डिफरेंट शेप है जो इस तरह की
बैक्टीरिया के सेल के अंदर देखी गई, विच में भी सेंट्रल और पेरिफेरल इन पोजीशन, या तो वो सेंटर में मौजूद होगा या वो पेरिफेरल में होगा पोजीशन में। फिर पोजीशन भी डिस्कस कर ली, मिसोजोम भी कह दिया कि बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की ही अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होती है। अब नेक्स्ट हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वो ये कहते हैं कि व्हाट आर मिसोजोम्स, आल्सो राइट इट फंक्शन। मिसोजोम समझ आ गई, स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया, ये मिसोजोम सैक्स हैं, उसमें ट्यूब्यूल्स हैं और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली, सेल वॉल देख ली, ताकि आपको समझ आ जाए कि इनकी लोकेशन कहाँ है। नेक्स्ट हमने इनका फंक्शन देखना है, वो इस स्लाइड में है और ये लास्ट स्लाइड है आज के हमारे लेक्चर वीडियो की। और इसमें वो लिखा हुआ है कि एक तो इनका काम है कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं, डीएनए की कॉपीज तैयार करवाते हैं। उसके बाद ये सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। मतलब कि आपको पता है कि जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो उनकी जो बाहर वाली आउटर सेल मेम्ब्रेन है उसने भी अंदर की तरफ इमेजिनेट करके ही सेल को डिवाइड करना होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेसिकली होता ही सेल के अंदर इमेजिनेशन से ही होता है कि आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ पिंच कर जाती है। तो ये स्ट्रक्चर क्योंकि ऑलरेडी पिंचड फॉर्म में मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन का, यही वजह है कि ये सेल डिवीजन में भी मिसोजोम हेल्प कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को। अब एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का मतलब, एक्सपोर्ट का मतलब कि ये कुछ सेलुलर एंजाइम को, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं, उनको अपनी या सेल के अंदर से या अपनी सरफेस से या सेल सरफेस से बाहर फेंकने में भी हेल्प आउट करते हैं। आपको पता है कि ये भी परमिएबल, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन, मैंने पीछे कहा कि वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सब्सटेंसेस को अंदर, कुछ सब्सटेंसेस को बाहर भेजने में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही है और उनके कुछ डिफरेंट फॉर्म या आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की मुख्तलिफ हालत की शक्ल में मिसोजोम होते हैं। तो इनका काम भी यही होगा कि एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को अंदर बाहर। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने आपको, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी बता दिया था कि इनमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो मिसोजोम के अंदर भी कुछ लेयर्स होती हैं, उनके कुछ पोर्शन होते हैं, उनमें लेयर्स में उनकी जो लेयर है मिसोजोम के स्ट्रक्चर की, हम देख सकते हैं ये जो मिसोजोम के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, इनके अंदर कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन करवाते हैं। कौन सी रेस्पिरेशन करवाते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको मिसोजोम वाला स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। आई होप आपको मिसोजोम और बैक्टीरियल राइबोसोम वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मजीद आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So this is all about our today's lecture video। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।